गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब बात समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यही हमारा मेहनताना और आपका रिस्पॉन्स समझा जाता है। इसलिए चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो आज के सेशन का कि भाई आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और उभरती हुई अर्थव्यवस्था। अभी तक हम लोग 2 ही जान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन जारी है, वर्गीकरण जारी है। इसलिए अब 2 के बजाय 3 हो गया। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और उभरती हुई अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जो हर तरह से अपने विकास के चरम पर आ चुका हो, यानी वहां पे सारी सुविधाएं देश के वासियों के लिए जितनी भी प्रकार की सुविधाएं बन सकती है आज के आधुनिक दौर में, वो सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध होती है। इसीलिए उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था जो विकास की ओर अग्रसर है, विकास कर रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है और विकसित अर्थव्यवस्था से कोसों दूर है, तो वो विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन आज से पहले उसका नाम अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में रखा गया था। लेकिन अर्धविकसित अर्थव्यवस्था कहने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे अगर हम किसी लंगड़ा को बोलेंगे अरे लंगड़ा, तो उसको गुस्सा लगेगा, बुरा लगेगा। अगर किसी काना को कहें वे काना, तो बुरा लगेगा। तो वैसे शब्दों का भी परिवर्तन हो गया है। अब बोलते हैं दिव्यांग, बड़ी सम्मानित शब्द है। उसी प्रकार आर्थिक अर्थव्यवस्था में हमारे विद्वानों ने राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने के लिए भी उसका नाम बदल दिया है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था कर दिया है। यानी ये विकास कर रहा है, बेचारा कोशिश कर रहा है, जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि हम भी विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएं, प्रयास कर रहा है। और तीसरा होता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में आता है। अभी वो विकसित नहीं हुआ है, लेकिन विकसित की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकासशील अर्थव्यवस्था से काफी ऊपर है। यानी कि इस दोनों के बीच में जो अर्थव्यवस्था आती है, विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में जो अर्थव्यवस्था आती है, उसको बोलते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित है और कौन सी अर्थव्यवस्था विकासशील है और कौन सी अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो उसके बारे में उसकी क्या विशेषता है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, उसमें है उच्च प्रति व्यक्ति आय। यानी जिस अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय काफी उच्च होती है, वह अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्योंकि जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं? मतलब हर एक आदमी की आय। अगर हमारे देश में 1 लाख आबादी है तो और 1 लाख जनसंख्या भी है, सॉरी राष्ट्रीय आय भी है, तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय में जब हम वहां की जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वही होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक आदमी की आय। ठीक है, तो हर एक आदमी की आय बढ़ती कैसे है? इसका मतलब है कि वहां पे
लगभग सभी को रोजगार प्राप्त है और वेल सेटल्ड है। रोजगार प्राप्त है जिससे उसकी आमदनी कंटिन्यू जारी है और वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने में सक्षम है, कोई परेशानी नहीं है। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु पर हम टैक्स देते हैं और वो टैक्स का पैसा सीधे सरकार के खजाने में जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। पहले जीडीपी कहते हैं, बाद में फिर उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो हम अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदेंगे और उस पर टैक्स देंगे और टैक्स का पैसा सरकार को जाएगा, तो सरकार के खजाने में अधिक से अधिक राशि जमा होगी और फिर उस राशि से सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं लागू करेंगे जो देश के अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी अर्थव्यवस्था को मापने के लिए एक अच्छा मापदंड है कि वो राष्ट्र, वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है या फिर उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जब प्रति व्यक्ति आय काफी उच्च होती है तो माना जाता है कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा, उच्च जीवन स्तर। जीवन स्तर जहां पे काफी उच्च होता है, वहां के लोगों का रहन सहन काफी उच्च होता है, वेल मेंटेन होता है, स्टैंडर्ड होता है अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन है। कौन सा विकसित है, कौन सा विकासशील है या कौन सा उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये तुलनात्मक विश्लेषण है, तुलनात्मक अध्ययन है। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, बीच में कौन है। तो जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, जिस अर्थव्यवस्था में लोगों का रहन सहन काफी उच्च होता है, वो उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद होती है, कार है, एसी है, कूलर है, अच्छी सड़कें हो, अच्छा मकान हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसका मतलब है उसका जीवन स्तर काफी उच्च है। और जब जीवन स्तर काफी है तो इसका मतलब उसकी आमदनी अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी इसका मतलब है कि राष्ट्रीय अच्छी है और राष्ट्रीय आय जब अच्छी है तो वो विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएगा। उसके बाद आता है उन्नत तकनीकी अवसंरचनाएं, यानी उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। आधारभूत संरचना अगर वहां पे अच्छी है तो समझा जाएगा कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है। आधारभूत संरचना हम किसको कहते हैं? आधारभूत संरचना का मतलब होता है सड़क सुविधाएं, यातायात, रेल सेवाएं, वायु सेवाएं, जल सेवाएं, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार सेवाएं, ये सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हो और इससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल मेंटेन्ड हो। बड़ी बड़ी नदियां हैं तो उस पर एक बड़ा सा पुल हो जिससे लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन को आसान करता है। ऐसी संरचना को तकनीकी अवसंरचना या फिर आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना का असल डेफिनेशन क्या है कि वह संरचना जिससे लोगों की सुविधाओं में वृद्धि हो और देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, ऐसी संरचना को आधारभूत संरचना कहा जाता है। तकनीकी अवसंरचनाएं कही जाती है। तो जहां पे तकनीकी संरचनाएं काफी विकसित हो, काफी सुविधा वाला हो, यानी कि हर चीज जनता को उपलब्ध हो, सारी सुविधाएं मुहैया हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है तीव्र औद्योगिकरण। जिस अर्थव्यवस्था में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा हो, औद्योगिकरण का मतलब जब बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना बड़ी तेजी से होती है तो उसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। और जिस अर्थव्यवस्था में बड़ी तेजी से औद्योगिकरण हो रही हो, इसका मतलब है कि वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है कि लोगों में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा की सुविधा क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, तकनीकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, व्यवसायिक शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की उम्र, जिस अर्थव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा
जीवन जीने की उम्र अगर अधिक हो, जीवन प्रत्याशा अधिक हो, तो समझा जाएगा कि वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है, जिससे अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो वो मरते कम है, क्योंकि उस बीमारी का इलाज वहां मौजूद है और तुरंत उसका इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। एक जमाना था पहले, आज से मोटा मोटी इतना जानते हैं कि 40 साल पहले टीबी का इलाज नहीं था। अगर किसी को टीबी, टीबी मतलब कौन, ये देखने वाला टीबी नहीं, नहीं, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, वो दौर था। अगर किसी को बोल दिया डॉक्टर साहब कि आपको टीबी हो गया, अब उसका मरना तय, अब वो बच नहीं सकता है, क्योंकि उस समय उसका इलाज नहीं था। अब इलाज निकल गया है तो टीबी अब बुखार के बराबर है। टीबी हुआ है, कोई बात नहीं है यार, अरे 3 महीना दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ है? मलेरिया हुआ है। एक दौर था जब डॉक्टर रॉस इस पर रिसर्च कर रहे थे, रोनाल्ड रॉस महोदय रिसर्च कर, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रोनाल्ड रॉस ने इस बीमारी पर इस खोज की और पता चला कि ये मलेरियल पैरासाइट्स मच्छर से मलेरिया का रोग फैलता है। उसमें जानलेवा था, उसका कोई इलाज नहीं था। तो अगर किसी को मलेरिया हो गया समझ जाता था वो तो गया, अब उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन आज के दौर में मलेरिया हुआ है, कोई बात नहीं है, 5 इंजेक्शन मारा, मलेरिया ठीक। तो विकसित अर्थव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा कैसे होती है, कैसे बढ़ती है? वहां पे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो उनका तुरंत इलाज होता है, क्योंकि वहां पे इलाज हर बीमारी का, हर वायरस, हर बैक्टीरिया का काट मौजूद होता है। इसलिए वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है, यानी कि जीने की उम्र बढ़ जाती है। तो समझा जाता है कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद है कम गरीबी और बेरोजगारी। जिस अर्थव्यवस्था में गरीबी नाम मात्र हो, बेरोजगारी नाम मात्र हो, तो उस अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गरीबी और बेकारी दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध क्या है? अगर बेरोजगार है तो वो गरीब होना तय है। बेरोजगार मतलब कोई आमदनी का स्रोत नहीं, तो गरीबी होगा ना, है? हाँ। और जब रोजगार मिल जाता है तो फिर बेरोजगारी दूर हो गई। जब बेरोजगारी दूर हो जाती है तो गरीबी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। चलो भाई अब कोई गुजारा नहीं है, निकलो यहां से। और फिर वो अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगते हैं और फिर आराम से सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यही है गरीबी और बेरोजगारी का संबंध। बेरोजगारी है तो गरीबी है, गरीबी है तो बेरोजगारी है, ऐसा नहीं होता है। बेरोजगारी है तो गरीबी है, अगर बेरोजगारी नहीं है तो गरीबी कहां से भाई? तो ये विशेषताएं हैं विकसित अर्थव्यवस्था की। क्या क्या विशेषताएं रही? उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च जीवन स्तर, उन्नत तकनीकी अवसंरचनाएं, तीव्र औद्योगिकरण, उच्च मानव विकास सूचकांक, कम गरीबी और कम बेरोजगारी, ये विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान है। अब हम लोग बात करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था की। विकासशील अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहां की अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है, विकास के लिए प्रयत्नशील है, विकसित नहीं हुआ है। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में वो काफी दूर में है, लेकिन दौड़ रहा है जब पहुंच जाए। लेकिन एक समस्या ये भी है, आज हम देखते हैं कि अमेरिका फला स्टेज पे है विकास के मामले में, तो हम बहुत नीचे हैं। हम भी दौड़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई 10 साल में हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भी सोचना है, क्या 10 साल अमेरिका बैठा रहेगा क्या? कि हम यहीं पे रहते हैं तो वहां पीछे से आगे 10 साल में वो भी तो आगे बढ़ेगा ना। और 10 साल के बाद जब हम उस स्थान पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका तो और आगे जा चुका है, फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उसकी पहचान क्या है? कि कम प्रति व्यक्ति आय। जिस अर्थव्यवस्था में लोगों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम होती है, कम नहीं काफी कम होती है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद आधारभूत संरचना। अच्छा एक चीज और,
कि प्रति व्यक्ति आय अगर कम होता है तो लोगों की क्रय शक्ति भी कम होती है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता, खरीदने का सामर्थ्य। जब क्रय शक्ति कम होगी, खरीदने की क्षमता कम होगी, तो हम अपनी आवश्यकता की वस्तु को कम ही खरीद पाएंगे, सारी आवश्यकता की वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। और जब कम वस्तु खरीदेंगे तो जो उत्पादित वस्तु बाजार में है कम बिकेगा, और जब कम बिकेगा तो टैक्स के रूप में कम ही पैसा सरकार के पास जाएगा, और जब कम पैसा जाएगा तो राष्ट्रीय आय का विकास धीरे से होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि बहुत धीमी होगी, जिसके कारण सरकार कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं कर पाएगी और फिर हम पिछड़ी हुई स्थिति में रह जाएंगे। तो यह है कम प्रति व्यक्ति आय। दूसरी विशेषता है आधारभूत संरचना की कमी। जिस अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना की कमी, जैसे सड़क सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं है, शिक्षा सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, और ऐसी शिक्षा सुविधा है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है, कोई रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था नहीं हो, बिजली की सुविधा नहीं हो, रेल यातायात की सुविधा नहीं हो, और वायु सेवा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद है कृषि पर निर्भरता। जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर हो, वहां के जीवन यापन का आधार कृषि हो, राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन कृषि हो, तो समझा जाता है कि वो अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित नहीं है। और एक चीज और, जो अर्थव्यवस्था निर्यात, यानी कि निर्यात पर ही निर्भर करता हो, कि हम कोई पदार्थ को, कोई वस्तु को निर्यात करेंगे और उससे जो हमें आय की प्राप्ति होगी, उससे अपने अर्थव्यवस्था का, अपने देश का विकास करेंगे, ये भी विकासशील अर्थव्यवस्था की ही पहचान है। उसके बाद है निम्न मानव विकास सूचकांक, यानी कि जिस अर्थव्यवस्था में जीवन प्रत्याशा निम्न हो, यानी कि लोगों की जीने की उम्र कम हो। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था में 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल जीते हैं, लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था है जहां पे 50 साल, 55 साल ही एवरेज माना जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके साथ मानव विकास सूचकांक में जैसे कि जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर भी अधिक हो, और शिशु मृत्यु दर अधिक हो, मातृ मृत्यु दर अधिक हो, यानी कि वहां पे चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए समय पर व्यक्ति का, नागरिकों का इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये मातृत्व में मृत्यु में वृद्धि हो जाती है, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, और जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ती है। आगे हम देखते हैं अत्यधिक जनसंख्या एवं बेकारी। जिस अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही हो, जनसंख्या वृद्धि दर काफी उच्च हो, तो वहां पे बेरोजगारी होना तय है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस गति से रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। धीमी औद्योगिकरण। जिस अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की गति काफी धीमी हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि औद्योगिकरण से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, और जब रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली दूर होती है। जब बेरोजगारी दूर होती है तो गरीबी दूर होती है, जब गरीबी दूर होती है तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की गति धीमी होती है, उस अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि वो विकास कर रहा है, जिसके कारण औद्योगिकरण तेजी से नहीं हो पा रहा है। उसके बाद है गरीबी एवं असमानता। जिस अर्थव्यवस्था में अत्यधिक गरीबी हो, लगभग 25 to 30% गरीबी हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद
असमानता है, जहां पे आर्थिक असमानताएं अधिक हो, जिस अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं अधिक हो और सामाजिक असमानताएं अधिक हो, यानी ये धन गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही हो, कुछ लोग धनवान पे धनवान होते जा रहे हैं और ज्यादातर लोग गरीब से गरीब ही होते चले जा रहे हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था, जो एक तीसरी अर्थव्यवस्था है। वैसे आना चाहिए ये विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में उभरती हुई अर्थव्यवस्था, लेकिन हमने नीचे रखा है क्योंकि हम इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जब पहले हम विकसित अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर लिए, फिर विकासशील अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर लिए, अब हम लोग उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, तब बात समझ में आएगी। तो क्या उभरती हुई अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे विकास की गति काफी तेज हो और वो विकसित तो नहीं हुआ लेकिन विकसित होने के कगार पे हो, लगभग अब वो विकसित ही होने वाला है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था में है कि क्या पहचान है, इसकी क्या विशेषता है। इसकी विशेषता यह है कि तीव्र आर्थिक विकास, जिस अर्थव्यवस्था का विकास काफी तेजी से हो रहा हो, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की गति की तुलना में इसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की विकास की गति तेज हो, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में थोड़ा कम हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद औद्योगिकरण, जिस अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण की गति तीव्र हो, काफी तेज हो, विकासशील अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी तेज हो और विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में थोड़ा कम हो, यानी कि अब लगभग विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में पहुंचने वाली अर्थव्यवस्था होती है उभरती हुई अर्थव्यवस्था। यहां पे औद्योगिकरण की गति काफी तेज होती है। जब औद्योगिकरण की गति तेज होती है तो वहां पे जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, और जितनी वो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो वस्तु उस देश में उत्पादन हो जाता है, जिससे वहां के लोगों की आवश्यकताएं अपने देश के उत्पादित वस्तु से पूरा हो जाता है। किसी दूसरी अर्थव्यवस्था की उत्पादित वस्तुओं पर उन्हें आश्रित नहीं होना होता है, निर्भर नहीं होना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैश्विक व्यापार में तीव्र भागीदारी, जिस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अपने देश के साथ साथ विदेशों के साथ भी साझा करता हो और विदेशी उत्पादक या सेवा प्रदाता अपने देश में भी आकर सेवा देता हो, उद्योगों की स्थापना करता हो, यानी विदेशी निवेश हमारे देश में होता हो और हम भी अपने दूसरे देशों में, पड़ोसी देश में या जिस देश में हमारा व्यापार चलने की संभावना होती है वहां पे हम निवेश करते हैं। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का साझाकरण। हम अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कई देशों के साथ अपने व्यापार को साझा करते हैं और वो हमारे देश में आकर व्यापार करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिल जाता है, और फिर हम विदेशों में जाते हैं तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाता है, जिससे बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होने को ही रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है वित्तीय बाजार का विकास। वित्तीय बाजार किसको कहते हैं? वित्तीय बाजार का मतलब होता है कि किसी को व्यवसाय स्थापित करना है, रोजगार स्थापित करना है, कोई उद्योग स्थापित करना है और उसके पास पूंजी नहीं है, तो वित्तीय संस्था यानी बैंक उसे पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध कराए ताकि वो कोई व्यवसाय, कोई रोजगार, कोई उद्योग स्थापित करने में सक्षम हो जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहां की वित्तीय व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि जितना लोगों को पूंजी चाहिए, जितनी राशि चाहिए उतना उपलब्ध करा दे और जब चाहिए तब उपलब्ध करा दे। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद अस्थिर कारोबारी माहौल।
कारोबार तो हमेशा अस्थिर होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव होते रहता है और शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण व्यापार की स्थिति, रोजगार की स्थिति अस्थिर होती है। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिरता ज्यादा लचीला नहीं होता है, लगभग स्थिर होता है। लेकिन उभरती हुई अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में थोड़ा सा अस्थिर माहौल ज्यादा होता है, ज्यादा अस्थिरता पाई जाती है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में होता है। इसे ऐसी अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद है जीडीपी दर में वृद्धि। जिस अर्थव्यवस्था की जीडीपी दर में तेजी से वृद्धि होती है वो अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं किसको? इसको भी थोड़ा समझते हुए चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद उसको हम कहते हैं, जीडीपी उसको कहते हैं जो कि किसी वर्ष, किसी सीमा के अंदर, एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है अपने देश के अंदर और उसका जो मूल्य होता है, और अगर कोई हमारी कंपनी हमारे देश की कंपनी विदेशों में व्यापार कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो वहां से जो आय की प्राप्ति होती है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो कुल मिला के अपनी आय और हमारे देश के जो व्यापारी विदेशों में है वहां से जो मुनाफा कमा रहा है, उस दोनों को जोड़ के जितना राशि होता है वही जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। और जिस अर्थव्यवस्था की जीडीपी जितना उच्च होता है वो अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत माना जाता है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि। इस अर्थव्यवस्था में, उभरती हुई अर्थव्यवस्था में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में विकासशील देशों की तुलना में काफी अधिक होती है, काफी तेजी से वृद्धि होती है, और विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। बस, जय हिंद। बहुत लंबा